जय हिंद। इस वीडियो में होने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था का ऑनलाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी। संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी संविधान सभा का गठन किया गया था किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा, संविधान सभा जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले हेनरी मैन ने किया था। कहाँ का है? इंग्लैंड का। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। कहाँ का? हेनरी मैन, इंग्लैंड का है। भारत संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। सबसे पहले जो संविधान सभा का निर्माण किया था वो कौन सा? अमेरिका, 1787 ईस्वी में। संविधान सभा के गठन का विचार, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। ऑफिशियल था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1947 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद पैथिक लॉरेंस और ए वी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए वी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन को भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। संविधान सभा के साथ साथ अंतरिम सरकार का भी गठन करना इसका उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी? 389 यानी 389, जिसमें से 292 सीटें की थी ब्रिटिश प्रांत से थी, 4 कमिश्नरियों से थी और 93 सीटें देसी रियासत से थी। 93 सीटें किससे थी? देसी रियासत से। टोटल सीट की संख्या 389। 389। 4 कमिश्नरियां थी। कौन कौन सा? ए बी सी डी। 4 कमिश्नरियां कौन सी थी? ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर, अजमेर या अजमेर मरवाड़, ए हो गया। बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली। 4 कमिश्नरियां कौन कौन थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में सीटें कितनी बनाई गई थी? हर एक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव हुआ था। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी, एससी की संख्या थी 26 और एसटी का 33। एससी का 26 और एसटी का 33 था। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को क्रमशः कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को मिला था 208 सीट। कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीट। और मुस्लिम लीग को मिला 73 सीट। कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीट और मुस्लिम लीग को 273 सीट। मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 मिला। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य भारत में रह गए थे? तो जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में भारत में कितने बच गए? 299 ही सीट बच गए थे। स्वतंत्रता पश्चात के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? रियासत 562 थी। आज़ादी के बाद जो है देश में रियासतें कितनी थी? तो 562 रियासतें थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। सदस्य कितने थे? 207 सदस्य। मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सदस्य कितने आए थे? 207 सदस्य। मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। अस्थायी। संविधान सभा ने के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा। बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा क्या किया था? संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी संविधान सभा को संबोधन किसने सबसे पहले किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से सदस्य चुन लिया गया संविधान सभा का। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारे संविधान सभा का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया है प्रस्तावना। उद्देशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग पहला ही शब्द है। प्रस्तावना या उद्देशिका किससे लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना किससे लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जबकि प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? एक बार। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना को सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है और उसमें भी 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 के संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973। संविधान को प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा है क्या है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा यानी कुंजी किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 19 को। तो भारतीय संविधान की आत्मा 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? 3 हो गए। प्रस्तावना को किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। अनुच्छेद 32 को किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। और अनुच्छेद 19 को किसने कहा? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 3 आत्मा है। चलो अच्छी बात है। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया है के एम मुंशी के द्वारा। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया है के एम मुंशी के द्वारा।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान क्या है, एक पवित्र दस्तावेज है। क्या है, पवित्र दस्तावेज है। किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, एक पवित्र दस्तावेज है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, यानी पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को भारत के संविधान को तैयार करने में गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कितनी समितियों ने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना योगदान दिया, तो 13 प्रकार की समितियां थी। कितने प्रकार की, 13 प्रकार की समितियां थी। प्रारूप समिति, पहला है प्रारूप समिति, 19 अगस्त 1947 को गठित हुई। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस शुरू हुआ 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, 114 दिनों तक बहस हुआ है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को परिभाषित किया था, जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पूर्वी बंगाल से, और विभाजन के बाद बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से, क्योंकि पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया था, बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से, और दोबारा निर्वाचन कहाँ हुआ था, पुणे से। दोबारा निर्वाचन पुणे से हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर। और अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी थे। आर के सन्मुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। झंडा समिति, एक और समिति का नाम क्या है, झंडा समिति, और संचालन समिति तथा नियम समिति। कौन कौन सी समिति है, झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष, तीनों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा, संचालन और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें सदस्यों की संख्या 15 थी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुल सदस्यों की संख्या 15। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार, प्रांतीय संविधान और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो वल्लभ भाई पटेल को कितने हो गए, प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, ये 4 समितियां होंगी। मूल या मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। झंडा दिवस को मनाते हैं 22 जुलाई को अपनाए थे इसलिए। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए, संविधान सभा के अधिवेशनों की संख्या कितनी थी, 11 थी, और अवधि कितना था, 165 दिन तक। अधिवेशन 11 हुए और अवधि 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी संविधान सभा भारतीय संविधान को कब अपनाया था, अपनाना, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना एक ही बात है। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। संविधान दिवस या विधि दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। संपूर्ण संविधान कब से लागू होता है, 26 जनवरी 1950 से। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में, मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। और भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा को लिखने वाले सुलेखक का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है, चित्र किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया था। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया किस अनुच्छेद में, 393, अनुच्छेद नंबर 393। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू में। कौन सा, कहाँ, महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश 14 अप्रैल 1891 को। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाता है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी गणतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ क्या है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है वो क्या होता है, निर्वाचन से होता है। भारत का संविधान है कैसा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कुछ कठोर है कुछ लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, किसने कहा था, केसी वेयर ने। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था, केसी वेयर ने, केसी वेयर। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या कितनी थी, तो जो मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद 395 था, अनुसूची 8 थी, और भाग कितने थे, 12 भाग थे। 395 8 22, 395 8 22। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, 495 से भी अधिक है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12, और भाग की संख्या कितनी है, 25, अभी 25 भाग हैं। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। राज्य के नाम की सूची और उसका राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है, ये पहली अनुसूची में लिखा गया, पहली अनुसूची में लिखा गया। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब संविधान बना था उसमें 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब डाला गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इन तीन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। किसके अनुसार? भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरी अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन से। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। किससे संबंध है? वेतन भत्ते से है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध किसमें है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। केंद्र राज्य का संबंध 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य के संबंध बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगने की अधिकार से संबंधित है। 7वीं अनुसूची क्या बताता है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाना चाहिए, कौन कौन सी सरकार किस प्रकार के शुल्क और कर लगा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। बदल विरोधी कानून को मान्यता मिली 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है? 5वां। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा भाग है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 5 के अध्याय नंबर 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें? भाग 5 के अध्याय नंबर 4 में है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? 15वें भाग का विषय निर्वाचन है। 15वें भाग का विषय क्या है? निर्वाचन। और 18वें भाग का विषय क्या है? आपात उत्पन्न। 18वें भाग में क्या लिखा गया? आपात के बारे में। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का। प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका ने दिया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? संघ, राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा है? राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का एक संघ। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसमें प्रदान की गई? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? सिर्फ और सिर्फ संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष को किसको बनाया गया था? फजल अली को। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, यानी कौन सा राज्य हो? भाषा के आधार पर गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1956 में। असम को राज्य कब बनाया गया? 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम कौन सा राज्य है? भारत का 22वां राज्य। कब बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था। नागालैंड कब राज्य बना? 1962 में। किसके द्वारा? 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 56वां संविधान संशोधन 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1987 में। कौन सा संशोधन? 56 नंबर का संशोधन। दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा मिला। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया पूरी तरह से? 1991 में। कौन सा संशोधन? 69वां संशोधन। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की स्थापना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 ईस्वी में बनाया गया। तीनों को कब बनाया गया? 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इन सभी 3 राज्यों का गठन किया गया था। 3 नए राज्य बनाए गए थे। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। कब बना? 2 जून 2014 को। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। संविधान की संप्रभुता निहित है, यानी संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया अमेरिका से। मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? आयरलैंड से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी के बीमर संविधान से। आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी का बीमर संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, यानी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कौन करता है? अनुच्छेद 368 भाग नंबर 20 में अनुच्छेद 368 है, जो यह बताता है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। संविधान में पहला संशोधन 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक को कहां पेश किया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। वर्तमान में राज्य, संघ और संवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय शामिल है और संघ सूची में 100 विषय शामिल है और संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। राज्य सूची में 61 विषय, संघ सूची में 100 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। संवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण का शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संविधान संवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण विषय है संवर्ती सूची का। वन पर्यावरण किसका विषय है? संवर्ती सूची का है। संवर्ती सूची विषय लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची विषय कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा समाचार पत्र विषय किसका है? संवर्ती सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय संवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में डाला गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, ये सभी राज्य सूची के विषय है। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, ये सभी विषय किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग,
रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये सभी संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा? एकल। भारत की नागरिकता किसी एकल, यानी सिर्फ देश की नागरिकता, राज्यों की नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता प्रभावित है किससे? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता किससे प्रभावित है? ब्रिटेन से। नागरिकता किसका विषय है? संघ सूची का। नागरिकता किसका विषय है? संघ सूची का। तो नागरिकता का कानून भी संघ सरकार बनाएगी। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 2 में। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 2, अनुच्छेद की संख्या 5 से 11 तक। अनुच्छेद कितना है? 5 से 11 अनुच्छेद है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किस आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है? तो एक तो जन्म से, दूसरी वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, तथा भूमि के अर्जन के द्वारा। यानी सिर्फ 5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। विवाह करके नहीं भारत का नागरिक बन सकते हो। तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन से, यानी भारत किसी भूमि पर कब्जा कर ले तो वहाँ का नागरिक भारत का नागरिक कहा जाएगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष निवास करना होगा? 5 वर्ष तक, कम से कम। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी भारत में कितना दिन? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित किया गया था? पहला नागरिक संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में लाया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कितनी बार हो चुका है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन 6 बार हो चुका है और अंतिम बार 2019 में संशोधन किया गया था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? नागरिकता को परिभाषित करने वाला व्यक्ति अरस्तु था। नागरिकता को परिभाषित करने वाला प्रथम व्यक्ति अरस्तु। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है? मौलिक अधिकार का भाग नंबर 3 है। अनुच्छेद की संख्या 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है मौलिक अधिकारों के भाग नंबर 3 को। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भाग नंबर 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क में डाला गया। अनुच्छेद 300 क में डाला गया। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार यानी विधि लॉ राइट्स दे दिया गया। अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती के द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे मिला? केशवानंद भारती बाद में। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। किसे माना गया है मौलिक अधिकारों का रक्षक? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना गया? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में वर्णित है कानून की समानता का अधिकार किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किसमें है? अनुच्छेद नंबर 17। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किसमें किया गया? 18 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता बने थे। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19(1) क। अनुच्छेद 19(1) में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता है। चौथा स्तंभ क्या कहलाता है? चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है, यानी मीडिया को क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद नंबर 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार किसमें? अनुच्छेद नंबर 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 86वां संविधान संशोधन। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किसमें वर्णित किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। किसमें? अनुच्छेद क में। अनुच्छेद 21 क में। अनुच्छेद 21 क में। 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 86वां संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कितने वर्ष? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 24 में। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट यानी आदेश जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट कौन कौन सा है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट कौन कौन सा है? तो पहला रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, छठा है 5वां है अधिकार परीक्षा। कौन कौन से 5 रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट हैं। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया जाने वाला रिट कौन सा है? परमादेश। कौन सा रिट है? परमादेश है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में सामने यानी पेश करने का आदेश क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। जो भी बंदी बनाया गया उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर उसको पेश करना है न्यायालय में, यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रीट याचिका है, उसी का नाम है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है। मूल अधिकारों के निलंबन। मूल अधिकारों का निलंबन केवल किस परिस्थिति में हो सकता है? आपातकालीन स्थिति में। इसके संबंधी प्रावधान किसमें दिया गया? अनुच्छेद नंबर 358 और 359 में, जो किस समय की बात करता है? आपातकालीन समय की बात करता है। नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। नीति निदेशक का वर्णन कहाँ किया गया? डीपीएसपी भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण है, वर्णन है। नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, यानी नीति निदेशक सिद्धांतों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो क्या करे? बैंक अपनी इच्छा के अनुसार अदा कर सकता है, उसकी इच्छा हुई तो करेगा, नहीं तो नहीं। किसने कहा था? केटी सान ने। किसने कहा था? केटी सान ने।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल्य कर्तव्य वर्णित है, तो मूल्य कर्तव्य को किसमें लिखा गया? भाग नंबर 4 में, 4 ए में। मूल कर्तव्य को किसमें लिखा गया? भाग नंबर 4 का क। अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 51 क या 51 ए। मूल कर्तव्य किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 51 ए में, भाग नंबर 4 ए में जोड़ा गया, एक्स्ट्रा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया था पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सी समिति इसको सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल्य कर्तव्य कितने हैं? 11। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कौन कौन सा? तो भारतीय संसद में 3 अंग आता है। पहला अंग है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। उसके बाद राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। 3 अंग है भारतीय संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में कानून बनता है और उस कानून को साइन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का साइन करने के बाद ही वो कानून लागू होता है। संसद की का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा। राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं? अस्थायी सदन और उच्च सदन के रूप से जानते हैं। संसद को निम्न सदन, संसद का निम्न सदन कौन सा कहा जाता है? लोअर असेंबली। लोअर सदन किसको कहते हैं? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। सर हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने, इसलिए लुटियन दिल्ली वहाँ कहा जाता है। संसद भवन की नींव रखी गई थी। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। संविधान में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का प्रावधान। संविधान के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। नेक्स्ट है क्या है? संसद के संयुक्त अधिवेशन। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? भारतीय संसद का दोनों सदन का प्रथम संयुक्त बैठक हुआ था दहेज निरोधक विधेयक पर। तो हुआ था दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को। 6 मई 1961 को। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है बहुमत के आधार पर। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय किस चीज का होता है? प्रश्नकाल का। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे के बीच का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। संसद किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है। कैसे समाप्त किया जाएगा? अगर वह संसद को बिना सूचित किए 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहेगा तो। बिना सूचित किए संसद को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन? 60 दिन। तो उसे क्या समझा जाएगा? सदस्यता समाप्त हो गया। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना सकता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी मंत्री बन सकता है। कितने दिन तक? सिर्फ 6 महीने के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच का अधिकतम समय अंतराल कितना होगा? 6 माह। यानी कि 2 संसद का जो 2 अधिवेशन है उसके बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। यानी कम से कम साल भर में 2 अधिवेशन होना जरूरी है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 52 के तहत। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद नंबर 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां किसे लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन अब हो चुका है 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया। वार्षिक वेतन 60 लाख हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान है। कैसा? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन लेते हैं? संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों हो जाएगा और राज्य का विधानसभा का सदस्य होगा, विधान परिषद का नहीं, क्योंकि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? 50-50। यानी राष्ट्रपति का उम्मीदवारी चाहिए तो नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और अनुमोदक के लिए भी 50 प्रस्तावक। दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितना है? 15,000 रुपया। 1/6 वोट नहीं मिलने पर जमानत जब्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 15,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं मिला तो 15,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। यानी फालतू में किसी को भी नहीं लड़ना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपटीशन कम हो जाए। एक वोट लाने वाला भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए चला जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। महाभियोग का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन के द्वारा, नहीं लोकसभा या राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है। महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंप सकता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंप सकता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का स्थान, रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने माह में? 6 माह में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में। नेक्स्ट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सिर्फ राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 सदस्यों के। अभी फिलहाल बंद है। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 अनुच्छेद के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला प्रथम महिला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कैप्टन सहगल लक्ष्मी सहगल, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु क्या हुई कार्यकाल के दौरान, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। ये दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, ये मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के पद पर काम किया है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी कौन सी? द्रौपदी मुर्मू। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। पद से त्यागपत्र देने वाले पहले राष्ट्रपति बीबी गिरी। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में, किसके संबंध में? भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में इन्होंने क्या किया था? जेबी वीटो का प्रयोग किया था। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। इसके अनुसार अनुच्छेद 123 के अनुसार दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा है। संविधान के भाग नंबर 18 में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में किससे है संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। राष्ट्रीय आपात का आधार क्या होता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। ये राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है? युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण होगा या आंतरिक अशांति होगा या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। भारत चीन युद्ध के समय पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 25 जून 1975 को। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? आपातकाल की अगर घोषणा हो जाती है तो 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति चाहिए। अनुच्छेद 365 संबंधित है राष्ट्रपति के शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। क्यों करता है? तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था?